नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चला हुआ था, जिसका लेक्चर 1 हमने कर लिया था, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंबल, किसके सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने सिंबल आए हैं हमने वो कर लिए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, और वैसे इस चैप्टर के अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया कि टोटल हमारे 10 टॉपिक्स है, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th टॉपिक ओम्स लॉ। लेकिन उससे पहले आपको जाकर जो हमारे पहला लेक्चर था इस चैप्टर का वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी आपको आगे समझ आएगा। अगर एक तो आप ऊपर जाके सर्चिंग में या लिख दीजिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय रामेर सर, या फिर आर के फिजिक्स, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाए। मैंने वहाँ पर आपका अलग से प्लेलिस्ट के अंदर फोल्डर बनाया हुआ है 10th क्लास साइंस, उसके अंदर आपको इसका लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा। और सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा है, बेल आइकन का बटन दिख रहा है इस साइड, तो उसको रेड कलर का उस पर क्लिक कीजिए और जब वो ब्लैक कलर का हो जाए तो इसका मतलब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास तुरंत लिंक के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डियर स्टूडेंट, जो ये साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम्स, 1828 के अंदर इन्होंने ओम्स लॉ के बारे में बताया था। अगर डेफिनेशन है, फार्मूला बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको। एक तो मैं सबसे आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ओम्स लॉ के थ्रू हम एक न्यू क्वांटिटी जो हमने सिंबल के अंदर की थी रेजिस्टेंस, वो यहाँ से फाइंड होती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो करंट का अपोज करती है वो क्वांटिटी यहाँ से फाइंड होती है ओम्स लॉ से। तो इसलिए हम ओम्स लॉ को पढ़ रहे हैं। भाई अगर किसी वायर के अंदर करंट पास होता जा रहा है, पास हो रहा है, हमें करंट का पता, हमने वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था, लेकिन वो पास हो रहा है, क्या सारा पास का सारा पास हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ अपोज होता होगा। वो अपोज कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है जो हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसने ओम्स लॉ ने इनको बताया था। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा, थोड़ा इससे रिलेटेड हो गया होगा आप कि ओम्स लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? यहाँ पर वी के। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी प्रोपोर्शनल आई। फार्मूला निकालना किसी टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के 2 एंड, मैंने कहा था पोटेंशियल क्या होता है, ये कंडक्टर, इसका ए एंड और ये बी एंड, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा। 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। एक तो मैंने बताया मेन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये 3 चीज़ याद हुई, आपको पता लगा, क्लियर हुई। फिजिकल कंडीशन, कुछ फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन। टेम्परेचर आपको पता है, प्रेशर आपको पता है, ये स्ट्रेन कहाँ से आ गई? क्लास 11th के अंदर हम फिजिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप नॉन मेडिकल में लेते हो, वैसे सिंपल बता देता हूँ कि ये एक प्रकार से प्रेशर वगैरह ही होता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वहाँ पर क्या रहनी चाहिए? ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज, ये कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर। अगर ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होएगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ओम्स लॉ के अनुसार क्या कहता है कि जो हमारा करंट है किसी कंडक्टर के अंदर पास हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ये मेन चीज़ याद रखी है। और वहाँ पर जो प्रेशर फिजिकल कंडीशन है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब आपको पता है, 2 कोई फिजिकल क्वांटिटी उनको इक्वल करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है वो टॉपिक के हिसाब से होता है। यहाँ पर टॉपिक्स के हिसाब से वो कांस्टेंट टर्म है हमारी आर, यही इसी को तो निकालना चाहते हैं। ये आर क्या है डियर स्टूडेंट? आर रामेर सर है। ओह सॉरी, मेरा नाम ही है रामेर सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर जो है यहाँ पर हमारी, देखो अगर मैं आर का यहाँ से फार्मूला निकालना चाहूँ, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आर अभी तक यहाँ हम क्या कह रहे हैं? ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। वी हमें पता है वोल्टेज, आई हमें पता है करंट, और यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू का नाम होता है डियर स्टूडेंट, इसी का तो मैं स्टार्टिंग में मैंने इसका जिक्र किया था, रेजिस्टेंस। क्या बोला?
रेजिस्टेंस। तो ये नई क्वांटिटी आ गई इस चैप्टर के अंदर। अब इसको अच्छे से पता कर लो, ये होता क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। आपको देखो वर्ड में नाम देखो, इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, रजिस्ट किसी का विरोध करना, किसी का विरोध करना। किसका विरोध करता है, करंट का। किसका विरोध करता है, करंट का। किसी वायर के अंदर यदि करंट पास हो रहा है, उसके अंदर अगर रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे मैंने सिंबल बनाया था दोस्तों, याद करो रेजिस्टेंस का ये सिंबल बनाया था मैंने, ठीक है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। अगर ये वायर के अंदर लगा हुआ है तो ये करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। यदि करंट रजिस्टर लगाते रहो तो करंट क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज तो करंट की वैल्यू इंक्रीज। तो इसका ये काम होता है। और अगर आपसे कोई सिंपल रेजिस्टेंस पूछ ले तो आपने सिंपल ये बताना है कि रजिस्ट यानी जो किसी का अपोज करता है, वो अपोज किसका करते हैं डियर स्टूडेंट, करंट का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, अपोज करे, ऐसी क्वांटिटी जो अपोज करे किसका, करंट का। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर मैंने आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा कि ये कंडक्टर है आर, उसको हमने उसके दो टर्मिनल है एक्स और वाई, उसको वी वोल्टेज से जोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा था वोल्टेज को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में, हमने कर चुके हैं ये। और उसके साथ मैंने एक वोल्टेज लगाई जैसे टोटल वोल्टेज पर, क्योंकि की को यहाँ पर सिंबल है, इसके अंदर जब करंट पास होएगा तब वो क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा। ये आपको सारा याद है ना, सिंबल याद है ना, ये किसका होता है, याद करो, बैटरी या सेल का, बैटरी। ये किसका सिंबल है, की का। बिंदी लगाइए कौन सी, क्लोज्ड, सारी पता होना चाहिए। ये किसका है, वोल्ट मीटर, जो किसको मेजर करेगा, वोल्टेज को। ये किसका है, रेजिस्टेंस का। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ओम्स लॉ के अंदर ये आ जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आपको ये कैसे पता लगेगा वोल्ट मीटर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो पिछली लास्ट वीडियो जाइए, उसके अंदर मैंने सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बताए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और एक और स्क्रीनशॉट करने के बाद मीन क्या है, उसको आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अगर आपको नोट्स हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मेरे नंबर पर एक मैसेज भेज सकते हो कि मैं इसके नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर स्टार्टिंग में स्क्रीन पर आया होगा, या लास्ट में स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको बताया ओम्स लॉ होता क्या है। तो जो ओम्स लॉ है उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यानी जो क्वांटिटी निकाली वो होती है रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो आर है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ये हमारा टॉपिक्स हो गया। ठीक है, वो 4 बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लास्ट बढ़ेंगे, वो 2 सिंपल सी है, उन दोनों को बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो करती है टेम्परेचर पर, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगी। ठीक है दोस्तों, अभी बताऊंगा वो कैसे। एक है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब वो अच्छा है बुरा है ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा ही बुरा ही आ जाएगा। वैसे देखो, एक मैं आपको सिंपल देता हूँ आयरन की वायर, एक देता हूँ मैं लोहे की वायर, दोनों एक ही बात होगी, कंसंट्रेशन रखो यहाँ पर ठीक है, ये नहीं सोचा दोनों लगा है। तो एक आयरन की वायर जो हमारी लोहे की वायर है, ठीक है, एक दे दी मैंने कॉपर की वायर, और थर्ड ले ली एक एलोय। एलोय आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर। भाई मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर मीन जैसे निक्रोम की वायर आपने देखोगी, वो आपके घर आपने देखे होंगे हीटर जैसे कोयल से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, वो कोयल बनी होती है, ना वो तांबे की वायर है, ना वो कॉपर की आयरन की वायर है, वो किसकी वायर है, निक्रोम, जिसको बोला जाता है अलोय। निक्रोम कम से कम 2 या 3 मेटल से मिलके बनी होती है। आपने मेटल 10th क्लास के अंदर मेटल वाला पढ़ा होगा लेसन, या 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया हुआ है अच्छे से। ठीक है, कि निक्रोम वायर क्या एक प्रकार से अलोय है। अब देखो, तांबे के अंदर आप करंट पास करो, उसकी रेजिस्टेंस इतनी इंक्रीज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। एक कॉपर के अंदर लोहे के अंदर करो, उसके अंदर, लेकिन निक्रोम के अंदर हम करंट भेजते रहें, उसकी रेजिस्टेंस एक प्रकार से इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो तभी तो हीट इफेक्ट दिखाती है, जल्दी से बर्न नहीं होती। लेकिन तांबे के अंदर हम अगर करंट इंक्रीज करते उसकी एक रेजिस्टेंस, एक वैल्यू आएगी जिसके पास वो बर्न हो जाएगी, टूट जाएगी। तो तभी वो कोयल है ना, तभी वो निक्रोम वायर की यूज़ की जाती है, क्योंकि वो क्या है, वो एक बढ़िया नेचर ऑफ मटेरियल वायर है, एलोय की बनी हुई है वो। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि नेचर मटेरियल का मीनिंग क्या है। जितना बढ़िया होगा एलोय होगा, उतनी उसकी रेजिस्टेंस बढ़िया होगी, यानी ज़्यादा होगी। क्लियर दोस्तों, तो मैंने अभी आपको ये दोनों बातें बता दी। कुछ भी डाउट हो
तो आप कमेंट में कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे, या फिर इंस्टाग्राम पर RK, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा RK फिजिक्स, उसके अंदर भी आप मेरे से कुछ भी ना कुछ सवाल पूछ सकते हो। तो अब मेन दो हैं, फर्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फर्स्ट और सेकंड मेन है, क्योंकि यहाँ से एक नई प्रॉपर्टीज और आएगी रेजिस्टेंस ही जैसे ही। लेंथ ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट क्या लिखा मैंने, लेंथ ऑफ कंडक्टर R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। क्यों? जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 5 मीटर की लेंथ है, अच्छे से समझो इसको, 5 मीटर की लेंथ है और एक 10 मीटर की लेंथ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, वैसे देखो, वैसे आपको एक इमेजिन कराना चाहता हूँ, फील कराना चाहता हूँ। जब तक क्लियर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको इसका अंदर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। फार्मूला रट लोगे, लेकिन फार्मूला पता नहीं कहाँ से आया है, कॉन्सेप्ट से आया है इसके। देखो ये 5 मीटर की लेंथ है, ये 10 मीटर की लेंथ है। अगर मैं सिंपल सा पूछूँ जल्दी करंट किस में पास होता है, जैसे दोनों में इकट्ठा पास होता है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन अगर बच्चे सोचे तो क्या होता है, 5 मीटर में जल्दी जाएगा। लेंथ बढ़ाते 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 जाए, लेंथ इसकी कम है, इसका इसमें करंट जल्दी पास होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है उसकी, एक प्रकार से कम है क्योंकि करंट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। अब मैं कहता हूँ ये लेंथ बढ़ गई, लेंथ इंक्रीज होगी तो करंट एक प्रकार से डिक्रीज हुआ और रेजिस्टेंस क्या है उसकी, इंक्रीज हुई। अब आपको क्लियर हो गया ना, रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगी, जब लेंथ इंक्रीज होएगी, रेजिस्टेंस कब डिक्रीज होएगी, जब लेंथ डिक्रीज होएगी। तो क्लियर है दोस्तों, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या, अधिकतर बच्चों को नहीं पता। ये वायर है, इसका डायमीटर ये है, ये वायर है, इसका डायमीटर ये है, जो ये चीज़ आपको गोल गोल दिख रही है, यही तो बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है दोस्तों। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो क्या होता है रेजिस्टेंस एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यानी देखो एरिया इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो आपको यहाँ से पता लग रहा, लेकिन फील आना चाहिए होता क्यों है, एरिया डिक्रीज तो इंक्रीज रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों। देखो ये वायर है 5 मीटर की है, अब इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है। अब इस एरिया को मैं जैसे मोड़ दूं, ये एरिया बढ़ गया, ये देखो एरिया दुगुना हो गया, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एरिया को घटा दो घटा दो घटा दो, देखो तोड़ दिया, इतना रह गया, ठीक है। जैसे 2 मीटर स्क्वायर था, बाद में 4 मीटर स्क्वायर हो गया, अब 2 मीटर स्क्वायर हो गया, ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हो गया। क्लियर है दोस्तों, अब आपको आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों क्वांटिटी को अगर मैं लूँ, मैं दोनों इक्वेशन को लूँ, ये क्या आ जाता है, ऐसे आ सकता है। इसको थर्ड इक्वेशन लिख लो, R डायरेक्टली लेंथ के और इनवर्सली ए के। अब इनको इक्वल करने के लिए मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म हर टॉपिक के हिसाब से आती है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, बच्चे कहेंगे के ले लो, के नहीं ले सकते, क्योंकि जो साइमन अपने नेम से आर में कहीं किसी को कुछ रो, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो ग्रेविटेशन के अंदर 9th क्लास के वहाँ पर जी से डिनोट करते हैं। हर चैप्टर के अंदर उन्होंने जो प्रॉपर्टीज देखे उनमें वही कांस्टेंट टर्म हमने लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगी हमारी रो। अब नई बात आ गई आपके लिए बच्चों, नई चीज़ आ गई। ये रो क्या होता है, इसका सिंबल का नेम है रोना नहीं है, रो है ये, ठीक है। इस रो को बोला जाता है, अगर मैं इसका यहाँ से फार्मूला बनाऊँ, रो R इंटू ए बाय में L। दोस्तों नई चीज़ आपके पास, नई प्रॉपर्टी आ चुकी है, रो इक्वल टू R इंटू ए बाय L, और इस रो का नेम है यहाँ पर रजिस्टिविटी। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाल ली, वैसे हमने एक नई प्रॉपर्टी निकाली जिसका नेम है रजिस्टिविटी। बिल्कुल सिमिलर है रेजिस्टेंस की तरह। पहले एक बार फार्मूला देख लो, फिर बताता हूँ। रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, रो इंटू ए बाई एल। अभी दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी हमने फार्मूला किया था R इक्वल टू V अपॉन आई। जो रेजिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ओम। और इसका होता है वोल्ट, इसका होता है एम्पियर। ये अनदर यूनिट हो गया। अगर आपसे इसका ऐसा यूनिट पूछ ले रेजिस्टेंस का, तो आपने ओम बताना है, ठीक है दोस्तों। अब ओम के बाद इसका यूनिट निकाल लो, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर,
तो मीटर से मीटर उड़ गया, बच गया क्या, ओम मीटर। तो आपके पास जो आ गया ओम मीटर। ओम मीटर का सिंबल देख लिए फिर से, ये ऐसे करके उल्टा मटका, उल्टा लोटा, उल्टा लोटा, सॉरी मटका नहीं लोटा, लोटा ऐसे होता ना, अरे ऐसे होता है, सॉरी इस टाइप का, उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, ओम। तो इसका भी ओम मीटर, रजिस्टिविटी। अब हमारे पास देखो ये रजिस्टिविटी होती क्या है वैसे में, रेजिस्टेंस क्या होता था, अपोजिशन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, जो करंट का ओपोजिशन करे, अपोज करे। और रजिस्टिविटी क्या बताती है कि मटेरियल के अंदर कितना अपोज करेगी। जैसे इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन मटेरियल के बारे में बताती है अभी इनका क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितना रेजिस्टेंस का अपोज करेगी। यानी रजिस्टिविटी हमें ये बताती है कि कौन सा मटेरियल कितना अपोज करेगी, उसकी वैल्यू बताती है। जैसे आपको पता होगा कंडक्टर की हम जो रजिस्टिविटी देखेंगे किसी भी आयरन की, वो माइनस पाएगी 10⁻⁻⁻ में। इसका मतलब बहुत रजिस्टिविटी बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट ज़्यादा। तभी इंसुलेटर के अंदर आप देखोगे कि उनकी जो रजिस्टिविटी पावर मिलेगी, आपको टेबल मिलेगी, आपको NCERT बुक्स के अंदर देख लेना, अगर ना भी हो तो मेरे से मांग लेना, NCERT के मिलेगी अंदर। तो उसके अंदर 10⁻⁻10⁻+ के अंदर मिलेगी। इसका मतलब उनकी रजिस्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर करंट कम है। और सेमीकंडक्टर के इनके दोनों के बिटवीन होती है। तो फिर से रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट का अपोज कर। एक बात पहले बता देता हूँ, अधिकतर बच्चे इन्हें भी कन्फ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर है। रेजिस्टेंस करंट का अपोज करती है, रजिस्टिविटी हमें ये बताती है कौन सा मटेरियल कितना अपोज करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको ये हमारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, तो इनको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आज हमने जो टॉपिक किए हैं ओम लॉ और रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, तो इस यहाँ तक जिस स्टूडेंट को भी जो भी नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, स्क्रीन के ऊपर एक मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर मुझे जाके मैसेज कीजिए, तुरंत आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको 7th, 8th, 9th, 10th कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट हम उनके अंदर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।